नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो दोस्तों एडुटेरिया का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने है। सबसे पहला सवाल है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं, यानी कि कौन दिलवाते हैं दोस्तों? तो ये राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। याद रखिएगा कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की जो शपथ दिलवाते हैं राज्य के राज्यपाल। याद रखिएगा दो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 219 के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 219 के तहत, ठीक है, राज्य का जो राज्यपाल है दोस्तों ये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाते हैं, आर्टिकल 219 यानी कि अनुच्छेद 219 के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों सेकंड नंबर सवाल अगला है दोस्तों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है, कौन करता है? ये करता है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का जो निपटारा करता है ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों भारत के? तो द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों। याद रखिएगा भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है दोस्तों। किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। याद रखिएगा कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श निहित है ये किसमें है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। याद रखिएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है दोस्तों ये भाग 4 में है। याद रखिएगा किसमें है? भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है दोस्तों। कितना से है? 36 से 51। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये संवैधानिक अधिकार है। याद रखिएगा कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का जो अधिकार है दोस्तों ये संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदाध्यक्ष होते हैं दोस्तों? तो कैबिनेट सचिव। याद रखिएगा कैबिनेट सचिव जो दोस्तों होते हैं सिविल सेवा बोर्ड के पदाध्यक्ष होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा वर्तमान में राष्ट्रपति भारत के जो 15वें राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 का। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला है दोस्तों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल का क्या कह रहा है? 7 नंबर सवाल है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है दोस्तों। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारत का जो संविधान है ये क्या है? गणतंत्रात्मक है दोस्तों क्योंकि कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था दोस्तों? याद रखिएगा तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था दोस्तों? ये 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह जिसमें 3 कठिया पद्धति यानी कि 3/20। याद रखिएगा जिसके पास 20 कट्ठा उसको 3 कट्ठा में नील की खेती करने के लिए बोलता था और नील की खेती उपजाने से क्या होता है दोस्तों? खेत बंजर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी जी ने को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों 1917 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये किया था दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल ने। याद रखिएगा कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। ठीक है, अगला दोस्तों 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा कांवर झील। ठीक है, कांवर झील है दोस्तों बिहार का यह पहला रामसर स्थल है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 11 नंबर सवाल आपके सामने है। 11 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों जो अपने नगर निगम के लिए नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। कौन? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसका सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है दोस्तों? याद रखिएगा
यह है दोस्तों, याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिए गए हैं दोस्तों। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई दोस्तों कितना है, याद रखिएगा सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु नदी का 5 प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों, कौन कौन सा, झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, ठीक है। रावी जो है दोस्तों सबसे ज्यादा, याद रखिएगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, वो है दोस्तों चेनाब नदी, याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु नदी कहां से निकलती है दोस्तों, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और सबसे पहले भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। उसके बाद लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान होते हुए दोस्तों कहां जाकर गिर जाती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य था, जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। याद रखिए दोस्तों समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा, ठीक है। बिंदुसार, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा गंधार कला, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जब जाना जाता है, तो गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था, ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का जो दमन है निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं, याद रखिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 28 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया था, पूरा किसने करवाया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 15 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। सबसे पहले जानिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1780-84 में हुआ था। याद रखिएगा 1780-84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। उस समय इसके जो गवर्नर जनरल था दोस्तों भारत का, वो था दोस्तों वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों, किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन, ठीक है दोस्तों। लॉर्ड डफरिन क्या कहा जाता है, कांग्रेस दोस्तों ये क्या है, कांग्रेस जो क्या है दोस्तों, ये लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का उपज है, ठीक है। याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन थे दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान के रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ दोस्तों, बंगाल विभाजन हुआ था। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगला दोस्तों 17 नंबर सवाल है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया दोस्तों एम.जी. रनाडे के द्वारा। याद रखिएगा कि एम.जी. रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग दोस्तों, याद रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे 1867 में। याद रखिएगा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। एम.जी. रनाडे ने क्या किए थे, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अगला 18 नंबर। 18 दोस्तों आपके सामने 18 नंबर सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था। यह था दोस्तों, याद रखिएगा भू राजस्व, ठीक है। याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था, भू राजस्व। अगर हम लोग बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे दोस्तों, जो 1336 ईस्वी में, याद रखिएगा 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, ठीक है। याद रखिएगा अगला है दोस्तों 19 नंबर सवाल कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, तो अकबर, ठीक है। याद रखिएगा कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध, तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा फतवा, अकबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1542 में हुआ था। याद रखिएगा कि 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखा था दोस्तों, याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है दोस्तों 20 नंबर सवाल। देखिए
20 नंबर सवाल आपके सामने है कि नीचे दिए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, तो नीचे दिए घटनाएं और उसकी तिथि का सही मिलान कीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि रॉलेट कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 19 मार्च 1919 को हुआ था। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था, याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, आइए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का 1 होगा, तो ए का 1। ठीक है, बी का 2 हो जाएगा दोस्तों, बी का 2। सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सी का 4। अगर हम लोग बात करते हैं तो सी का 4 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो सी का जो 4 है ये ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे देखिएगा तो सी का जो 4 है, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी का 4 क्या है, सी का 4 है जो ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए की इसमें है दोस्तों, बी का ये है दोस्तों, और सी का ये है, और डी का क्या है दोस्तों, ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, याद देखिएगा, सी का क्या है दोस्तों, सी का 4 है यहाँ पे। ठीक है, डी का 3 है दोस्तों, डी का 3 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 4 और डी का 3, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 20 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों 21 नंबर सवाल कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, याद रखिए कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 का। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत जो दोस्तों, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश कितना किलोमीटर, तो 40 से 96 किलोमीटर। याद रखिएगा कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ, कितना किलोमीटर, 40 से 96 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम बात करते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, चीन का बीजिंग, बांग्लादेश का ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है दोस्तों, ये है रोहतास। याद रखिएगा कि कौन सा जिला, तो रोहतास जो दोस्तों ये धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 23 नंबर सवाल। देखिए 23 नंबर सवाल दोस्तों कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए, निम्न में से कौन सा सही है दोस्तों। सबसे पहला है कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है दोस्तों, ये सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है दोस्तों। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। भारत के लिए स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी सही है दोस्तों। याद रखिएगा कि अटल टनल का जो दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिया गया वो चारों का चारों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 23 का। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा ये सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वत के बीच स्थित है। याद रखिएगा कि सतपुड़ा और विंध्याचल, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 25 नंबर सवाल। देखिए 25 नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो बादाम पहाड़ स्थित दोस्तों ये ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। डल्ली राजहरा दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुद्रेमुख दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, और नोआ मुंडी झारखंड में स्थित है दोस्तों। तो ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग इसको मिलान भी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा, बी का 3, ठीक है, सी का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 26 का क्या हो जाएगा दोस्तों। आइए 26 का देखते हैं कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये तंजानिया में अवस्थित है। याद रखिएगा अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर वो कौन है दोस्तों, तो माउंट किलिमंजारो। ये भी ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, माउंट किलिमंजारो, ये अवस्थित है तंजानिया। तंजानिया राजधानी क्या दोस्तों, डोडोमा। याद रखिएगा डोडोमा एक राजधानी है किसका, तंजानिया का। केनिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों, नैरोबी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 27 नंबर है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दोस्तों, कौन है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 का। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 28 नंबर सवाल। देखिए 28 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देश और राजधानी है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होता है दोस्तों, ताशकंद होता है। ठीक है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे होता है दोस्तों। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होता है, और तुर्कमेनिस्तान का
असगाबाद, यानी कि 1 का ए, 2 बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, राजधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला अगला है 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। दोस्तों याद रखिएगा, निर्यात में वृद्धि। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा, निर्यात में वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल आपके सामने है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ठीक है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, वह दर जिस दर पे, यानी कौन सी दर पे, तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वर्तमान में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। दोस्तों नियंत्रण, ऋण नियंत्रण ये संबंधित है, मुद्रित नोट जारी करना ये भी संबंधित है, जनता को पैसा उधार देना ये संबंधित नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि आरबीआई से संबंधित नहीं है जनता को पैसा उधार देना। ठीक है, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना ये सही है दोस्तों, सॉरी ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 31 का क्या हो जाएगा, 31 का 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा, 31 का 3, यानी जनता को पैसा उधार देना ये आरबीआई से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 31 का केवल बी होगा। ठीक है, क्या होगा, केवल बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल। 32 नंबर है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था, तीसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब थी दोस्तों, तो ये है दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, याद रखिएगा 1951 से 56 तक पहली, दूसरी कब है दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं तो ये 1961 से लेकर 1966 तक है दोस्तों तीसरी। ठीक है, याद रखिएगा। चौथी की अगर बात करेंगे तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर, याद रखिएगा 1969 से लेकर 1974 तक था दोस्तों। ठीक है, 1974 तक, याद रखिएगा 1974 तक था कौन सा, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है दोस्तों, तो भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में योजना था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, कहा जाता है साइमन कुजन-नेट्स को। ठीक है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो साइमन कुजन-नेट्स। अगला है 34 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1945 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1944 में हुआ था। याद रखिएगा 1944 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। दोनों का जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। जिनेवा में किसका मुख्यालय स्थित है, WHO का मुख्यालय स्थित है, WTO का। ठीक है, याद रखिए WHO, WTO, ILO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखेंगे। 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारत में कृषि उत्पादों, ठीक है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। ये करता है दोस्तों, याद रखिएगा कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम जो भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन करता है। अगला देखेंगे 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है। दोस्तों कौन दिया है, ये दोस्तों बांग्लादेश। याद रखिएगा कि भारत ने किस देश को, तो भारत ने बांग्लादेश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, टका। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ कितना किलोमीटर, तो 40 से 96 किलोमीटर। याद रखिएगा, देखिए भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है
सबसे ज़्यादा कौन करता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल करता है। त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। याद रखिए बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से? 1971 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह भी याद रखिएगा। मालदीव राजधानी क्या है दोस्तों? माले जो है मालदीव राजधानी है। नेपाल राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू। श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धन है, पूरे कोटे, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है 37 नंबर कि भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है? कितना किया है? 2068, ठीक है। याद रखिएगा 2068 रुपये जारी किया है भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए, ठीक है। न्यूनतम मूल्य कितना है? 2068, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 38 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय द्वारा? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर है कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था दोस्तों? याद रखिएगा 3900 किलोग्राम। याद रखिएगा 3900 किलोग्राम, ठीक है। चंद्रयान 3 का वजन था। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन कितना था? 3900 किलोग्राम। चलिए अगला देखेंगे। 40 नंबर सवाल। 40 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है दोस्तों? ये था प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। अगला है 41 नंबर सवाल आपके सामने है। 41 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों? याद रखिएगा किस राज्य के? तो छत्तीसगढ़ राज्य के, ठीक है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है 42 नंबर सवाल। 42 नंबर है कि निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है? केरल का राज्यपाल कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो आरिफ मोहम्मद खान, सही है दोस्तों। नागालैंड के कौन है? ला गणेशन, ठीक है। त्रिपुरा के गुरमत सिंह, नहीं दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा के दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि गुरमीत सिंह दोस्तों ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। याद रखिएगा, ठीक है। गुरमीत सिंह क्या है दोस्तों? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। राजस्थान के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो कलराज मिश्र, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सत्यदेव नारायण आर्य जो है वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल है, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 43 नंबर सवाल। 43 नंबर है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, याद रखिएगा आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? दुबई में स्थित है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है मनु साहनी है। और आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? ये 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में आईसीसी का स्थापना हुआ था। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम भाग ले रही है? तो 10 टीम ले रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने 44 नंबर सवाल देखिए। 44 नंबर सवाल है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? पीके शाही को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? पीके शाही को, ठीक है। चलिए अगला है 45 नंबर सवाल आपके सामने है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो जॉन फांसे को। याद रखिएगा जॉन फांसे को, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है जॉन फांसे को, ठीक है। देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? ये 1901 में शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार दोस्तों। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है। कितना दिसंबर? 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। अगला 46 नंबर कि नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित दोस्तों जूडो से। याद रखिएगा कि नागे बाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो जूडो से है, ठीक है। अगला देखेंगे 47 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है दोस्तों? तो पंचम, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रोलॉग जो है ये किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? पंचम। अगला है 48 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये रोम में स्थित है दोस्तों। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी रोम है। रोम जो है दोस्तों टाइबर नदी किनारे स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। न्यूयॉर्क कोष किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? तो हडसन नदी। याद रखिएगा न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 49 नंबर सवाल देखिए। 49 है कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस
राज्य से है दोस्तों, ये महाराष्ट्र से है। याद रखिएगा कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र से है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 50 नंबर कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये सितार से है दोस्तों। ठीक है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सितार से। अगला है 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीसी जनरेटर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है 52 नंबर सवाल कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, कितना होता है दोस्तों, 6200 से लेकर 6800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है दोस्तों। क्या, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 52 का सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 53 नंबर सवाल आपके सामने है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों। याद रखिएगा तो कंपन की आयाम के द्वारा। याद रखिएगा यानी कि कंपन की आयाम के द्वारा ध्वनि की प्रबलता जो है ये क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 54 नंबर सवाल। देखिए 54 नंबर सवाल है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रॉन पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद रखिएगा कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रॉन पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 55 नंबर सवाल। देखिए 55 नंबर सवाल आपके सामने है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा लाल रंग की वस्तु लाल दिखाई देती है, यह लाल रंग को परिवर्तित करता है। क्या करता है, लाल रंग को परिवर्तित करता है, इसलिए लाल रंग की वस्तु लाल दिखाई देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 56 नंबर सवाल आपके सामने है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ठीक है, कार्य का जो मान है ये किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं क्या है ऑप्शन दोस्तों, जब आरोपित बल शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो, ठीक है, जब बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो दोस्तों, बी और सी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, याद रखिएगा बी और सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जब विस्थापन शून्य हो, ठीक है, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला दोस्तों 57 नंबर सवाल क्या है। 57 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि प्रतिरोध के दो तार, ठीक है, याद रखिएगा प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2, ठीक है, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। क्या दोस्तों, यह दोस्तों R1 R2 बटा R1 प्लस R2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 58 नंबर सवाल। 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे में सबसे विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं रेडियो तरंगे के। अगला है 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है दोस्तों। याद रखिएगा कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, तो इस्पात जो है एक मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59 का, इस्पात क्या है, एक मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, अगला है 60 नंबर सवाल आपके सामने है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। याद रखिएगा पोटेशियम का। ठीक है, कार्नेलाइट जो है ये पोटेशियम धातु का अयस्क है। अगला 61 नंबर कि हीलियम के नाभिक में होता है तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है हीलियम के नाभिक में। अगला है 62 नंबर सवाल है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है दोस्तों। याद रखिएगा रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है 63 नंबर सवाल। देखिए 63 नंबर है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं कि माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से होते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा अगर हम लोग देखेंगे कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, कितना होता है दोस्तों, 0% होता है, 64 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 64 का 0%। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, 0%, यानी जर्मन सिल्वर में चांदी होता ही नहीं है। चांदी का संकेत Ag, परमाणु संख्या 47 होता है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 65 नंबर सवाल। देखिए 65 नंबर है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो अल्कोहल का। याद रखिएगा किस पदार्थ की, तो अल्कोहल पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है।
ठीक है। चलिए अगला है 66 नंबर सवाल। देखिए 66 नंबर है कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब बात करते हैं तो देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है दोस्तों। ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये भी सही है। विद्युत घनात्मकता समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 67 नंबर सवाल आपके सामने है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, कि रासायनिक युद्ध में। ठीक है दोस्तों, रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 68 नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है दोस्तों। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक है दोस्तों। ट्राई नाइट्रो टोलुइन विस्फोटक है। पोटेशियम क्लोरेट ये भी विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो दोस्तों ये विस्फोटक नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला है 69 नंबर कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। याद रखिएगा नील हरित शैवाल। याद रखिएगा नील हरित शैवाल जो ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है दोस्तों, नील हरित शैवाल। ठीक है, अगला है 70 नंबर सवाल आपके सामने है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। याद रखिएगा क्या करता है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 71 नंबर सवाल है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सबसे पहले देखेंगे सूची 1 क्या है दोस्तों, सुंदरी, तो क्या हो जाएगा न्यूमेटोफोरा, अमरबेल, चूसन मूल, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 सभी में है दोस्तों, ए में भी है, बी में भी, सी में, डी में भी है। ठीक है, बी का क्या है दोस्तों, बी का है 1, बी का 1 बी में है और ऑप्शन सी में है। ठीक है, आइए देखते हैं सिंघाड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए प्याज ऑप्शन डी जो दोस्तों ये 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी 3 किस में है, तो इसमें हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। सिंघाड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्वांगी कारक मूल हो जाएगा। ठीक है, प्याज भूमिगत तना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 72 नंबर सवाल। 72 है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है दोस्तों। याद रखिएगा ये कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। याद रखिए कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने 73 नंबर सवाल। देखिए क्या है 73 नंबर सवाल आपके सामने है कि मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत। अगला है 74 नंबर कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, जस्ता, जिंक, जेडन। ठीक है, क्या होता है, जिंक, जेडन, कितना परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, तो इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन में जो धातु होती है वो जस्ता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 75 नंबर सवाल है दोस्तों और आज का लास्ट सवाल है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों, कौन सा है, याद रखिएगा यकृत। ठीक है, कि आप हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल में टोटल 75 जीके जीएस पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने 75 जीके जीएस को डिस्कस कर दिया दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।